क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री। तो रे ऑफ लाइट प्रिज्म पे 60 डिग्री पे स्ट्राइक करती है एंड एंगल ऑफ प्रिज्म हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। आगे क्वेश्चन बोलता है रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। तो यहाँ से इस फेस से जो रे बाहर निकलेगी वो इंसिडेंट रे के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब इंसिडेंट रे ऐसे है और जो मेरी फाइनल बाहर रे निकल रही है वो ऐसे निकल रही है। तो ये मेरी इमर्जेंट रे है, ये मेरी इंसिडेंट रे है। अगर रे सीधी जाती मेरी इंसिडेंट रे तो वो ऐसे जाती। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का। तो मेरी इंसिडेंट रे इतने एंगल से ऐसे जाती मेरी इंसिडेंट रे, लेकिन जा ऐसे रही है। तो मेरी इंसिडेंट रे और मेरी इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो इंसिडेंट रे है वो डाइवर्ज कर चुकी है, डेविएट हो चुकी है। ठीक है ना। कितने एंगल से डेविएट हो चुकी है वो 30 डिग्री से डेविएट हो चुकी है वो। तो ये 30 डिग्री जो मेरे को गिवन है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है मुझे, एंगल ऑफ इमर्जेंस नहीं पता मुझे, एंगल ऑफ प्रिज्म पता है और डेविएशन जो है वो भी पता है। तो मैं 60 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो ई मेरा आ जाएगा 0। यानी कि एंगल ऑफ इमरजेंस 0 डिग्री है। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है, अगर लाइट की रे यहाँ पे स्ट्राइक करी तो मैं एक और डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया प्रिज्म और लाइट की रे यहाँ पे स्ट्राइक करी, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर वापस से आपका रिफ्रैक्शन हुआ। तो जो ये नॉर्मल रे बनाई है मैंने डैश डैश वाली, इस नॉर्मल रे के साथ में जो एंगल बनाएगी मेरी रे, नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल, ये होता है मेरा एंगल ऑफ इमरजेंस। अब क्वेश्चन में अपन को एंगल ऑफ इमरजेंस 0 हो गया, मतलब मेरी रे ऐसे तो इमरजेंट नहीं हो रही। एंगल ऑफ इमरजेंस 0 होने का मतलब ये जो मेरी नॉर्मल रे है इस सरफेस के, ये सरफेस है, इसके नॉर्मल रे है ये नॉर्मल। तो ये जो इमरजेंट रे है वो इसी डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ही है मेरी। तो मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस मेरा 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरी इमरजेंट रे है वो इस फेस के परपेंडिकुलर है, तभी मेरा एंगल ऑफ इमरजेंस 0 होगा। ठीक है ना। अगर मेरी रे ऐसे, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल रे बनाऊँ तो ये मेरी नॉर्मल रे हो गई, इस फेस के नॉर्मल। ठीक है ना, इस फेस की नॉर्मल रे हो गई। अब जो इमरजेंट रे होगी, अगर इमरजेंट रे ऐसे जा रही होती तो ये इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाता कुछ 20 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ इमरजेंस तो बन ही नहीं रहा, 0 डिग्री है। तो मेरी इमरजेंट रे इसी लाइन के अलॉन्ग है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस 0 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस फेस के 90 डिग्री पे है या इस फेस के नॉर्मल है आपकी इमरजेंट रे, तो मैं इसको ई आर लिख देता हूँ। राइट। तो हमको आगे क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट इमरजेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस थ्रू विच इट इमर्जेस। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि परपेंडिकुलर होगी। एंड कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। तो हमको पता है कि R1 प्लस R2 ए के बराबर होता है। R1 प्लस R2 कौन सा एंगल है, R1 ये वाला एंगल है, और R2 यहाँ पे जो रे बनाती है एंगल वो वाला एंगल है। तो R2 क्या हो जाएगा हमारा, R2 हो जाएगा हमारा 0। अब ये 0 कैसे हुआ, इसको भी आपको मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ। इधर देखेंगे ध्यान से, एक और डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा प्रिज्म हो गया। राइट। अब प्रिज्म में हमारी ये हो जाएगी इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रे के साथ ये नॉर्मल आ जाएगी मेरी, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, और यहाँ पे भी ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई मेरी। अब मेरे को इस प्लेन के साथ में यहाँ पे ये नॉर्मल रे एक और बनानी पड़ेगी। ये वाला जो एंगल होता है बेटा ये होता है मेरा R2 और ये होती है मेरी इमरजेंट रे। ठीक है, ER। अब हो क्या रहा है, ये जो इमरजेंट रे है एक्चुअल में इधर प्रेजेंट नहीं है, इमरजेंट रे इधर प्रेजेंट है, ऐसे इस प्लेन के नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं डिफाइन करूं R2 वाले एंगल को, तो R2 एंगल किस किस के बीच का एंगल है, ये वाली जो रे है जो यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद, इंसिडेंट रे के बाद जो फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्ट होती है, ये फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्टेड रे जो है इसके बीच का और इस फेस की नॉर्मल के बीच का एंगल बनता है R2। अब मुझे पता है कि मेरी जो ये वाली रे है, ये वाली जो मेरी रे है, ये एक्चुअल में क्या है,
इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, राइट। तो मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो रहा है कि जो मेरी ये वाली रे है इंसिडेंट रे, ये ऐसे जाती है और इस फेस के नॉर्मल स्ट्राइक करती है, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्राइक करती है। अब ये मेरी नॉर्मल रे बन रही है। अब नॉर्मल रे और ये वाली रे जो मैंने अभी आपको प्रीवियस डायग्राम में बना के दिखाया, इन दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको देखो वापस से उस डायग्राम को लेके आता हूँ मैं आपके लिए। तो ये वाली रे जो फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है R2, ठीक है ना। अब वापस से पीछे चलते हैं। तो अब देखो अपनी जो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपन को गिवन है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने पास ये है, आ गई कंडीशन। सो दिस इज द सिचुएशन गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अपनी ये वाली रे है, ये तो ऐसे ही जा रही है और ये नॉर्मल है, सीधी ऐसे ही निकल जाएगी बाहर। क्योंकि अगर किसी भी फेस पे रे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है तो विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास हो जाती है स्ट्रेट। ये तो पता है ना आपको कंसेप्ट, जब एक रे किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और 90 डिग्री पे होती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, तो वो सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वाला जो मेरा मीडियम है और ये वाली जो मेरी रे यहाँ पे क्रॉस हो रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 बना रही है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो R2 है हमारा, तो वो भी 0 ही हो जाएगा हमारा, राइट। तो अल्टीमेटली जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे, उनके बीच में एंगल ही नहीं बन रहा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे भी ऐसे है और नॉर्मल रे भी सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो इसलिए हमारा जो E हो जाएगा, नहीं सॉरी R2 हो जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा। तो R2 अगर मेरा 0 हो गया तो मेरा R1 A के बराबर हो जाएगा। तो A 30 है मेरा, तो R1 भी मेरा 30 हो जाएगा। तो हमको R1 की वैल्यू निकालनी है, जो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। होगा क्या, ये ट्रायंगल की स्टडी कर लेते हैं हम लोग। तो ये ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा आपका 30 + 90 120, और 120 में से 180 में से, क्योंकि तीनों एंगल 180 के होंगे, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 60 डिग्री होगा। और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ये 60 डिग्री है, तो R1 हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। R2 यहाँ पे क्योंकि नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है रे, है ना, रे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पे कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जा रही है। ध्यान रखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। अगर कोई रे यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। अगर कोई रे किसी मीडियम पे स्ट्राइक करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, ठीक है ना। अगर रे ऐसे स्ट्राइक करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, ऐसे स्ट्राइक करेगी तो, ठीक है ना, नॉर्मली। तो सिमिलरली यहाँ पे भी R2 जो बनेगा वो तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी आप R1 की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि 30 डिग्री आ जाएगी। R1 + R2 = A, R2 0 है तो R1 30 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, और जो मैंने आपको ट्रायंगल बना के बताया था वैसे भी कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं अब इसके, हमको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमको R1 की वैल्यू पता है, ये एंगल भी पता है, तो हमको यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ से मिल जाएगा। हम इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ होगा sin I × 1 = sin R1 × म्यू। इंसिडेंस एंगल 60 है और यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करा है, = sin 30 × म्यू। सो सॉल्व करके म्यू आ जाएगा हमारा √3।